Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. ये मेरी मंजू बेगम है। मेरी मैडम को कोरोना हो गया है लेकिन ठीक हो जाएंगी जल्दी, और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ये मुस्कुरा रही हैं देखो, और जल्दी से कोई बात ना है, कुछ ना होगा। और ये आईसीयू में है, ये देखो, ये इतनी बड़ी आईसीयू है। आईसीयू है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की। लास्ट मैसेज दैट शी रोट वाज कि कल मैंगोस बड़े पीसेस में। 2-4 मिनट बाद डॉक्टर ने मुझे फिर बुलाया, तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा, 12-1, 12-2। बोला कि अब आपके हस्बैंड नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। For 45 seconds to 1 minute पीछे से मशीन बंद रही and my mother was gasping for oxygen at that time. She was like a fish कि जिसे किसी पानी से बाहर निकाल दिया हो। दिनेश की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर साहब प्लीज पता कीजिए क्या हो रहा है। अपनी धैर्य रखिए और वहाँ पे देखिए, जो होना होगा वो होके ही रहेगा। उस ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बस काम कर सकते हैं। April 2021, when India was left gasping for breath. Loss, devastation and tragedy unfolded as the country witnessed a surge in COVID cases. The second COVID wave exposed massive gaps and inadequacies in the health infrastructure in hospitals across the country. Inside the horror of one such hospital, the Jaipur Golden Hospital in India's capital. On the night of April 24, 2021, 25 patients were reported dead after oxygen supply was interrupted. Manju, Sarabjit Kaur, Dinesh, Seema Avasthi, Satish Kumar, Nisha Goel, Inder Mohan and Charanjit were among those who died. This is an insight in the ordeals of the devastated families of those who lost their loved ones. 20 लोगों की डेथ उस दौरान में आधे पौने घंटे में हुई। वो लोग वैसे भी क्रिटिकल केयर में थे, मतलब वो किसी हद तक जो है वो क्रिटिकल थे। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का कोई हाथ नहीं है। As patients started dying, families were agitated and filled with anger. They were literally begging for oxygen. मेरा नाम शेरचंद है। मेरी वाइफ मंजू 24/4/2021 को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गई बिना ऑक्सीजन के कारण। Sher Chand, a daily wager who earns 13,000 rupees a month, sold everything to save the life of his wife Manju, who was admitted in the hospital. A single father to 3 children now, he had met his wife on that very day and says she was absolutely fine. He says she was talkative and made her to do a video call with her kids. Sher Chand gave her flying kisses that day. हॉस्पिटल से तो कोई फ़ोन करा ही नहीं हॉस्पिटल वालों ने। मैं वैसे हॉस्पिटल में ही रहता था, वहीं रात को कैंटीन वगैरह में बैठना या पार्क में बैठ जाता था। तो मैं मिल के भी आया था, ऐसे कोई अपनी मैडम से 8:30 बजे के करीब 8 बजे मिल के आया था। बिल्कुल बढ़िया थी और बातचीत कर रही थी। कि उसी दिन मिल के आए थे? उसी दिन जिस दिन डेथ हुई है। तो ये जरूरी बात है कि ये अपनी वाइफ से मिल के आए उसी दिन? हाँ। अच्छा। और रोज ही मिलता था, दिन में 2 बार 3 बार किसी न किसी बहाने से मैं वहाँ जाता रहता था अपनी वाइफ से मिलने के लिए। और जिस दिन ये दुर्घटना हुई है उससे पहले भी 1-2 घंटे पहले मैं खूब मिल के आया हूँ। हेलो हाय करिए, ओके, वीडियो कॉलिंग करे, बच्चों से करवाइए, तो जैसे बच्चों को फ्लाइंग किस करते हैं, बच्चों को फ्लाइंग किस वगैरह करिए खूब उसमें। तो मैं भी करने लगा हूँ, तो वहाँ स्टाफ देख के थोड़ा शर्मा गई हैं वो, तुम ऐसा करते हो।
फिर वहाँ से आके मैं बोले खाना वाना खा लिया। उन्होंने मुझसे पूछा खाना खा लिया, मैंने कि खाऊंगा अब कैंटीन में जाके। फिर वहाँ से मिल के मैं नीचे आ गया। कैंटीन में बैठा ही था मैं, करीब 9 का टाइम हो, 9 समय तो फिक्स नहीं था उसमें, क्योंकि उसमें पता ही नहीं लगता था समय का हॉस्पिटल में। 9 का टाइम, 9 के बाद का ही टाइम होगा, थोड़ी हॉस्पिटल में हलचल सी हुई। फिर मेरा मन करा कि एक बार और घूम आऊँ ऊपर। मैं ऊपर गया तो देखें तो वहाँ भगदड़ मच रही थी हॉस्पिटल में, और लोग इधर उधर भाग रहे थे। बस कहने लगे जी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। बस मैं रोने लगा, और भी लोग बहुत रो रहे थे वहाँ पे, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर के मैं भी रोने लगा। वो गार्ड खड़ा था, वो कहने लगा एक साइड में हट जाओ। मैंने वो हरा सा गाउन होता है वो जल्दी से फिर पहना, और फिर मैं अपनी मिसेज को अंदर देखने गया। तो जब जाके देखता हूँ तो 3-4 लोग ऑलरेडी पहले से डेथ हो चुके थे। आपने खुद देखा? मैंने खुद देखा था वहाँ जाके कि 3-4 लोग ऑलरेडी डेथ हो चुके थे वहाँ पे, और मेरी मिसेज भी बहुत लंबे लंबे सांसें ऑक्सीजन के बगैर परेशान हो रही थी। That night he saw chaos, people running helter-skelter. He overheard doctors saying that oxygen has finished. He saw people crying and also started crying in panic. He managed to wear a gown and go inside when Manju was alive, but inside the ICU he saw bodies of people who had died. He says that very day the hospital asked him to deposit 62,000 rupees. He was also asked by the hospital to buy an injection that cost 70,000 rupees. Sherchand sold his fields in the village and took loans to pay the hospital bills. He was ready to spend every paisa to save his wife. But now his wife is gone and he is penniless. He recollects that he saw police at the hospital that night, but they were not on their side. He was made to run around for plasma and expensive injections and spent 2 lakh rupees on hospital bills alone. Bitter and sad, he holds both the hospital and the government responsible. He says the hospital can't take so much money and not even give the oxygen. Sherchand says he's sure that deaths were more than 25 people. He estimates 100 people might have died. He saw 50 to 55 bodies at the cremation ground. 9 बजे के बाद का होगा, मतलब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी शायद। 9 साढ़े 9 बज रहे हों, क्योंकि फिक्स मैं कह नहीं सकता कितना टाइम है, 9:30 हो 10 हो, इतना ही लगभग था टाइम। मैं मिल नहीं, वो 9 बजे तो मैं मिलकर ठीक ठाक आया हूँ, 8:30-9 बजे। अब दोबारा जब गया हूँ तो 10 साढ़े 10 का टाइम हो, 10 का हो, 9:30 के बाद का है, और 10 सवा 10 के लगभग का है। तो 2-3 डेथ बॉडी ख़त्म हो चुकी थी और हॉस्पिटल में भगदड़ मच रही थी। एक बात बताइए, अब हॉस्पिटल की तरफ से तो अभी तक कोई ये नहीं, मतलब एडमिशन नहीं हुआ या कोई वो माने नहीं कि ऑक्सीजन की वजह से आपकी वाइफ की डेथ हुई? जब मैं मिलने गया हूँ मैम उनसे शाम के वक्त, जो भी मैंने अभी टाइम बताया 8-9 बजे करीब, उस समय उनका ऑक्सीजन लेवल 95-96 था और बिल्कुल बढ़िया थी, हंसमुख रही थी। बाल मैंने एक दिन पहले की भी मैंने वीडियो बनाई थी उनसे। तो मुझे तो ऑक्सीजन ही कमी है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये, अब हॉस्पिटल माने या माने ना माने, लेकिन ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी। जब हॉस्पिटल हमें हर चीज़ की कह रहा है, उसी दिन मेरे से 44,000 रुपये जमा ही कराए दिन में। किस चीज़ के? वो हॉस्पिटलों में कहती है आपके बिल है आपका इतने, 44,000 आपकी तरफ डेली करवाते थे जमा, कभी 30,000 कभी 25,000। उस दिन उन्होंने वैसे 62,000 का मैसेज भेजा था मेरे पास। फिर मैंने कि कल ही तो मैंने 30,000 जमा किए, आप आज ने इतनी जल्दी 62,000। फिर उन्होंने ठीक करके बोला 44,000 जमा करो। आप किसको दोषी ठहराते हैं इनकी मम्मी की डेथ के लिए? क्योंकि कोविड ने तो नहीं मम्मी को मारा ना, ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से मरी। मैं तो जो जिम्मेदार ठहराता हूँ मैम, केंद्र सरकार को ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ये सारे जितना भी व्यवस्था है सब सरकार चलाती है।
जितनी भी हॉस्पिटल है सारी सरकार ही चलाती है, सरकार के ही अंडर है सारे। उसके दूसरे नंबर पे ये हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों? ये हमसे आईसीयू के पैसे ले रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी है कि आईसीयू में तो जो मरीज है उनको जो जो सुविधा चाहिए वो सुविधा इनको देनी चाहिए। हमसे पैसे ले रहे बराबर, तो जो भी ये ऑक्सीजन की कमी है ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। तो आप वहाँ पे कितने दिन रहे? मैं वहाँ मैम 8 दिन रहा हूँ, क्योंकि 18 तारीख को मेरी मिसेज भर्ती हुई थी और 24 तारीख को डेथ हो गई है। तो शेरचंद जी, हॉस्पिटल के सामने एक पार्क है, वहाँ पे भी कई बारी आप वहाँ पे रेस्ट करते थे, वहीं पे सोते थे, हाँ जी। घर नहीं जाते थे। आपने हॉस्पिटल में क्या क्या देखा? और क्योंकि ये भी लोग कह रहे हैं, हमारे को परिवारों ने कहा जिनकी डेथ्स हुई, कि अखबार में आया कि 25 लोगों की डेथ हुई, लेकिन नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। मैम ये हॉस्पिटल वाले झूठ बोल रहे, और जो भी प्रशासन है कि जयपुर गोल्डन में 24 तारीख को 25 डेथ हुई, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं उस हॉस्पिटल में उस समय मौजूद था, भगदड़ मच रही थी, और खुद डॉक्टर बलूजा ने सवेरे को, जो उसके एमडी हैं पता नहीं कौन है, उन्होंने 235 आदमी अपने मुंह से कबूले हैं कि ऑक्सीजन पे 235 आदमी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जब ऑक्सीजन पे 235 आदमी है तो सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। Thousands have died gasping for breath across the country due to oxygen shortage. Questions are now being asked who will take accountability for the deaths that many doctors have said amounts to culpable homicide. मेरा नाम जगजोत है। मेरी मदर सरबजीत कौर, ही वॉज इन जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल एंड ही डाइड 24th अर्ली मॉर्निंग। We got a call at 3 o'clock, and I met her last on 23rd night, 10 p.m. in the night, and this is what just happened. And the hospital is saying it's a respiratory failure. Jagjot lost his mother Sarabjit Kaur at the Jaipur Golden Hospital. He says the 58-year-old was gasping for breath like a fish out of water. An anguished Jagjot Singh demands answers. He says, as an Indian, he feels there's no value for human life. It's a total failure of the government and the hospital. He says, the guards asked his brother to leave when problems began. Doctors told them that there was no oxygen shortage. He says after his mother died, the duty doctor admitted to oxygen shortage. Jagjot says hospital made them run around for medicines and plasma. He says the hospital had one job and it failed. हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, ठीक हो गए थे, घर का खाना खा रहे थे, लेकिन अब जगजोत, आपकी मदर सरबजीत कौर, शी वॉज नॉट टू ओल्ड, 58 ईयर्स ओल्ड की थी। उस रात, जब लास्ट रात आप उनसे मिले, आपको क्या याद है उस रात के बारे में? मैम, उस रात मैं 9 o'clock 10 o'clock के बीच में टाइम था जब मैं इंजेक्शन देने आया था। तो माय ब्रदर इंसिस्टेड कि आप हमारी आंखों के सामने लगाओ मेडिकेशन। तो मेरे ब्रदर अंदर आईसीयू में गया, उनके सामने इंजेक्शन लगाया। द मोमेंट वो इंजेक्शन लगाया, पीछे से इनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण जो SpO2 मशीन बताती है कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, वो मशीन बंद हो गई। फॉर 45 seconds to 1 minute पीछे से मशीन बंद रही, एंड माई मदर वॉज गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन एट दैट टाइम। शी वॉज लाइक अ फिश कि जैसे किसी पानी से बाहर निकाल दिया हो। ये जो सूट पहना मैंने आज, मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था। हर बात पे याद आती है।
बच्चों को खिलाना मम्मी खिलाती थी। तकरीबन 10:30 की बात है। 10:15 बजे के करीब हमने मम्मी को इंजेक्शन इन्होंने टोसिलिजुमैब इंजेक्शन लगाया मेरे सामने, और मेरे सामने 40 सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन जो NIV सपोर्ट थी वो बंद हो गई। मेरे सामने उसी वार्ड में एक पेशेंट वहाँ पर वो डेथ के कगार पे था, सारे डॉक्टर्स और नर्स वहाँ आ गए, बट मेरी मम्मी की NIV सपोर्ट 40 सेकंड्स के लिए बंद रही। वो मम्मी तड़प रही थी, मेरी मम्मी मेरे सामने, और मेरे को गार्ड वगैरह ने बोला कि आप बाहर चले जाइए, हम आपको 10 मिनट के बाद मिलाएंगे। फिर 10 मिनट के बाद उन्होंने ऑक्सीजन और खोल दी, तो जिससे कि थोड़ा मम्मी को उन्होंने दिखाया और हमें संतुष्टि हुई कि ठीक है मम्मी ठीक है। बट मॉर्निंग में जब आ करके 5 बजे के करीब हमने SOS मैसेज देखा हॉस्पिटल का कि इनकी ऑक्सीजन नहीं थी शाम को, और डॉक्टर ने भी हमें अनऑफिशियली भी बताया था हमें वहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे कि यहाँ पर रात में 11:30 से 12:10 तक हमने मैनुअली पंप से सपोर्ट दिया और ऑक्सीजन सिलेंडर से सपोर्ट दिया। बट इट इज़ एस्टानिशिंग दैट कि कोई हाई फ्लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बट उनको आप सिलेंडर की सपोर्ट दे रहे हो और हमें आप बता भी नहीं रहे कि आपको शाम को 5:30 बजे से ऑक्सीजन की किल्लत थी। तो वी कुड हैव अरेंज दैट। मेरा नाम शालू कटारिया है। मेरे हस्बैंड लेट दिनेश कटारिया, इनकी डेथ 24 अप्रैल 2021 में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हुई, जिसके जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से हुई, और हॉस्पिटल इसके लिए जिम्मेदार है। Shalu Kataria lost her 41-year-old husband Dinesh the same night at the Jaipur Golden Hospital. A devastated Shalu says she had met her husband and doctors had told her that his oxygen was fine. It never occurred to her that he will die given his health condition. Hospital asked her to arrange plasma and injections. She says she took photos of him on that day and has proof that he was well. She says during the night her husband called her and told her to come up to the ICU. Doctors were pumping her husband's heart. At midnight, they suddenly told her that her husband is dead. She says she felt manipulated by the hospital. They didn't tell her the truth. She says like medicines, she could have bought oxygen as well. Economically ruined, she says she doesn't have money to pay kids' fees next month. She says the child's school has declined to waive the fees. She doesn't have the money to pay. Shalu says she has 2 small children and a loan of 20 lakh rupees and she doesn't know how to manage. हमारे साथ खेलते थे, हमें पढ़ाते थे, टाइम स्पेंड करते थे हमारे साथ। जो डैडी हमारे साथ करते थे अब मम्मा करती हैं, हमारे साथ मम्मी खेलती है, टाइम स्पेंड मम्मी करती है। Shalu has now taken the fight on oxygen deaths to court. A petition has been filed by 2 children, 11-year-old Yasmin and 6-year-old Vivian, in the Delhi High Court. Her petition says that the sole breadwinner is gone and the family must be compensated. She says the state and central government and the hospital administration, all of them are responsible for her husband's death. कैसे रहेंगे? भगवान सहारा देगा सबको। बहुत मुश्किल है ना, हो जाएगा, भगवान सहारा देगा। बहुत मुश्किल है, भगवान भरोसे है। मैं तो यही कहूँगा, भगवान भरोसे। कैसे रहेंगे बच्चे, कैसे हम रहेंगे उसके बिना?
दिन में मैंने हस्बैंड से बात की थी, सब कुछ था, मैं मिल के गई, बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर ने मुझे बोला 95-97 ऑक्सीजन लेवल चल रहा है, सब कुछ ठीक था। मैंने मेरे हस्बैंड को उस वक्त भी टच किया था, वो उनका हाथ पैर ठंडे थे, मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मुझे फिर से दूर कर दिया और 2-4 मिनट बाद डॉक्टर ने मुझे फिर बुलाया, तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा, 12-1, 12-2, बोला कि अब आपके हस्बैंड नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं रोती रही वहाँ से। फिर मुझे बोले कि आवाज़ हो रही, तो उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। जैसे तैसे हुआ मैंने घर पे फ़ोन किया और सबको इन्फॉर्म किया। थोड़ी ही देर में समझ नहीं आया क्या से क्या हो गया और सारी दुनिया खत्म हो गई हमारी। तो आप किसी को क्या बोल सकते हैं who has been through something like this? मुझे लगता है कि मेरे सारे वर्ड्स एक तरह से हॉलो हैं, खोखले हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि कभी भी हॉस्पिटल की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट हुई कि ऑक्सीजन की कमी थी? नहीं मैम, कोई भी कुछ भी नहीं पता चला। इवन जब तक डेथ होने के बाद भी मुझे खुद होश नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे बाद में बोला इनकी तबीयत ख़राब है, ये 2 बार इमरजेंसी में भी जा चुके हैं। उस दिन इमरजेंसी में रात को जहाँ बेड खाली नहीं होते थे, पूरा इमरजेंसी खाली था, एक भी पेशेंट नहीं था वहाँ पे। मुझे फिर से मैंने बोला मुझे वहीं पे जाना। मैं हस्बैंड से 3-4 बार जाके देखा, मैंने उनको फिर से किया, लेकिन वो नहीं थे। वो उनका हाथ पैर ठंडे बिल्कुल हो चुके थे, अकड़ गया था शरीर। जब तक मैं उनके पास पहुंची, शायद मैं उनको ज़िंदा देख लेती अगर मुझे गार्ड अंदर जाने देता, लेकिन नहीं, उन्होंने इज्जत नहीं किया और इस तरह से मैनिपुलेट किया कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। मैं अकेले थी वहाँ पर उस वक्त, समझ ही नहीं आया। जब सुबह ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे थे और लोगों ने हल्ला कर रखा था ना, सिर्फ तभी पता चला कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई है, जिसकी वजह से अगले सुबह की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या हुआ जब आप अगले सुबह वहाँ पे गई? सिलेंडर्स आ रहे थे, लोग अपने सिलेंडर ला रहे थे। हाँ, गाड़ियों में मोटरसाइकिल पे सिलेंडर लेके आ रहे थे। और मैंने न्यूज़ में भी देखा कि रात को भी सिलेंडर का बड़ा टैंक आया था, जो उन्होंने पता नहीं एक्सेप्ट किया नहीं किया। लेकिन उसका अब करे क्या। बट जो भी हुआ है, सिर्फ मेरे साथ भी नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है। मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करूं। क्या नाम है बच्चों का? मेरा बेटा 6 साल का है, नाम है रूबन कटारिया, और बेटी 11 साल की है, यास्मिन कटारिया। आपने इनको क्या समझाया कि इनके फादर की डेथ कैसे हुई? मतलब बच्चे हैं, इनको नहीं, अभी तो नहीं समझ आएगी, लेकिन एक दिन बच्चे पूछेंगे कि हाउ डिड माई फादर डाई, उस सवाल का जवाब क्या होगा? मैम वैसे मैंने बता दिया है कि क्या हुआ था। जिस वक्त हुआ, मेरे बच्चे अपनी नानी के घर पे थे, क्योंकि जैसे कोविड था, कोविड के चलते मैंने बच्चों को उनको वहाँ पे भेज दिया था। तो उसकी डेथ के भी 13वीं पे भी नहीं बुलाया, उसकी भी बाद मैंने बच्चों को बुलाया कि कब तक वो वहाँ रहेंगे, उनको बताना पड़ेगा। जिस दिन आए, मैंने उनको ही फ़ोटो के सामने ले जाके खड़ा कर दिया कि अब डैडी नहीं है इनके। बेटे को तो अभी भी कुछ समझ नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। बेटी को थोड़ा सा है, बट बचपना है, तो उनको नहीं समझ कि क्या पहाड़ टूट गया है। और पैसे देने के लिए हॉस्पिटल में भी काफ़ी मुश्किल हुई होगी, क्योंकि बाकी फैमिलीज़ भी हमें बताती हैं कि एक तो महंगे महंगे इंजेक्शन थे, 50-60 हज़ार के इंजेक्शन थे, रोज़ के खर्चे थे। हाँ जी। मुश्किल हुई क्या? बहुत मुश्किल हुई। कैसे बंदोबस्त किया आप लोगों ने? मैम जैसे तैसे किया, ले दे के किसी कितना से। खर्चा हुआ होगा? मैम हॉस्पिटल के खर्चे के अलावा 6 दिन तक तो उन्होंने 3,500 का रेमडेसिविर लगवाया है। प्लाज्मा मांगा तो प्लाज्मा कोई फ्री में नहीं देता, तो वो सब खर्चा अपने आप किया। कितना कर्जा है? मैम अभी तो कुछ हिसाब लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी है। इसके अलावा 20 लाख का एक लोन है जो अभी चल ही रहा है।
10 लाख का मेरे हस्बैंड ने उतार दिया था। इसके अलावा अभी स्कूल फ़ीस है जो चल रही है, अभी बड़ी मुश्किल से फ़ीस दी है, आगे का पता ही नहीं चल रहा कि कैसे करें। तो अगले महीने बच्चों की स्कूल फ़ी देने के लिए पैसे नहीं? जी मैम। और स्कूल माना नहीं? नहीं मैम, उनको मेल की थी कि स्कूल फ़ी वेव ऑफ कर दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा उनका कोई प्रोविज़न नहीं है। My name is Navya. I was the younger daughter of Seema Avasthi. So she died that day due to oxygen shortage, and none of us were informed. And somebody who is recovering and then dies is something that is very, very hard to accept. The carelessness surrounding the deaths has broken many families. Prachi and Navya lost their mother Seema Avasthi. Hours before dying, she sent them message asking them to serve her bigger slices of mangoes. They say they were in touch with their mother and spoke with her on that evening. The heartbroken daughters say they could have arranged the oxygen had the hospital informed them in advance. They say the death numbers have been fudged and the hospital treated them as mere statistics. The family alleges that attempts are being made to cover up the deaths due to oxygen shortage. इनफैक्ट दिन में कितनी बार ऐसे होता है, मतलब मैं अपने रूम से निकल के आती हूँ एंड आई जस्ट स्टैंड हियर, बिल्कुल मम्मा के फ़ोटो के सामने मैं खड़ी हो जाती हूँ। कितनी बार रोना भी आता है, यू गेट वेरी एंग्री ऑल्सो कि आप क्यों छोड़ के चले गए, मतलब वाई डिड शी लीव अस। और कितनी बार बहुत बुरा भी लगता है कि वो जो उनके लास्ट मोमेंट्स होंगे, उन्होंने क्या फ़ील किया होगा, जिस तरह से मतलब ऑक्सीजन नहीं उनको मिली होगी, क्या मॉम ने फ़ील किया होगा, क्या उनके थॉट्स आए होंगे, डिड शी वांट टू मैसेज अस, डिड शी ट्राई, मतलब बहुत याद आती है। हम लास्ट उनसे होली पे मिले थे। हाँ जी। उसके बाद तो उसके अगले हफ्ते या उसके 2 हफ्ते में फिर वो बीमार हो गई थी, तो कोविड के चक्कर में हम मिलने खुद भी नहीं गए कि कल को वही है, एक बंदा बीमार है, हम बाहर से एटलीस्ट उनकी केयर कर पाए। तो लास्ट हम उनसे होली पे मिले थे बस। और जैसे उस दिन मैं पुदीने की चटनी बना रही थी, तो मेरे को रेसिपी नहीं याद आ रही थी। अब जनरली यही होता था कि आप कुछ भी करते हो, बनाते हो, तो आप मम्मी को फ़ोन कर लेते थे। मैं तो बहुत साल अलग रही हूँ मैं, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क इन अ होटल, सो आई हैड टू शिफ्ट जॉब एंड यूज्ड टू वर्क इन ग्रेटर नोएडा। तो मैं 3-4 साल वहाँ रहती थी, तो कुछ खाना बनाना है, कुछ भी है, तो हम मम्मी को कॉल कर लेते थे कि अब ये कैसे होगा। या उससे ज़्यादा ना मम्मी एक्चुअली हमारी फ्रेंड ज़्यादा थी, तो हमारे को कभी ये नहीं हुआ कि मम्मी से कोई बात छुपानी है या कुछ नहीं बताना है या कुछ सोच के समझ के बात करनी है। हम उनको सब कुछ शेयर करते थे। मॉम ने हम सबको लिखा कि मैं डांस करते हुए आऊँगी, एंड दिस इज लिटरली उनके डेथ से 1 दिन पहले की बात है। Prachi, Navya, you lost your mother that night. When was the last time you spoke to her, Navya? 6:30 that day. We all spoke to her via group text. So we have a group and we used to talk. And the last message that she wrote was कि कल मैंगोस बड़े पीसेस में। हाँ, कल मैंगोस थोड़ा बड़ा पीस में काट के लाना, तुम बहुत छोटे पीस में लाते हो, मैं खा नहीं पाती हूँ। वी वर गिविंग हर फ्रूट्स एवरी डे, वी वर सेंडिंग फ्रूट्स और काढ़ा वगैरह बना के मैं काट के भेज रही थी। नव्या और हस्बैंड उसके जाते थे देने। तो मम्मी ने लास्ट हमको यही लिखा था कि मैंगो जो है तुम बहुत छोटा काटते हो, थोड़ा बड़ा काट के लाना। शी वॉज रिकवरिंग, अपने मन से बता भी रहे थे कि क्या खाना चाहते हैं, क्या फ्रूट हम भेजें उनको। और एकदम से ऐसा हुआ। And I'll tell you something, that day in the morning my husband had gone to the hospital and given the fruits and kada and everything. The doctor was late on rounds that day, so we did not stay to talk at that time. So generally हम सुबह वरना डॉक्टर से मिल के आते थे। So then I called the doctor Paras in the evening then around 4:30, and he told me she is completely recovering. Her oxygen used to go down to 60 without the mask. It has now come up to 80-82. Okay. Her oxygen levels with the NIV mask were 98. And he said that initially we had kept her on 100% oxygen capacity. Now we have lowered it to 90%. And this is how we'll wean her off the oxygen. Okay. And he said that internal recovery is happening and she is recovering.
we were very happy that there's a recovery which Very is happening. hopeful. And our chachi went to the hospital around 5:36. So generally we used to take shifts. Some of us used to go in the morning, some of us used to go in the evening. They also gave her fruits, and she used to like kacha paneer and mangoes or chiku. And they also with that they came back. They met us as well, and the nurse was there. She also told them the same thing, that she is recovering. There is internal healing which is happening. She's fine. She sits. She talks. So there's nothing to worry about. Then what happened? So many things went wrong that night. First, we received a call around 10:50 कि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं. This was made by a guard. First of all, The guard called, not the Yes, doctor. No, Not the doctor. No nurse. It was a guard who called my chachi. She called us. Immediately we said कि आप कैसे डाल रहे हो? First you were supposed to take consent. How can you say आप डाल रहे हो? पूछो पहले. We realized something is off maybe, but we did not know what has happened. But I think by 11:15 we were in the hospital. And वहाँ एक बहुत ही अजीब सी वाइब थी. मतलब you could sense something. What has did you see? happened. What did you see? Nothing. The reception was absolutely. There were no people. There were only 2 or 3 receptionists that were there. Some people were coming begging for a bed. They were turning them away. And you could hear a weird beeping alarm going off in the background. It was a very, very weird vibe. And while we were entering the hospital, there was a lot of force which was already there. Yes, there was a lot of police force that was already there. They were waiting for something, or at that time, that's what we assumed. They were waiting for something. When did you find out that there was an oxygen supply problem? We found that firstly we did not know what had happened. They told us that your mother, we could not. She suffered a cardiac arrest. Yeah, we we were trying could not to. revive They never her. said oxygen. Never. No, they never said that. Later, when we saw with our own eyes, while we were trying to call our own family, informing them about the death, a tanker came to the hospital. This and then some other people also came. They said, this is our tanker. We don't know. I think it was Gangaram Hospital ka tanker, or we don't know what hospital did it belong to. But the police diverted that tanker. They did not even let that tanker come in. Then our second indication why it was an oxygen shortage was we saw some people, like some attendants, getting their own tanks for their patients. Now my biggest question is that as a doctor, it is your moral duty, it is your civic duty. When you realize that you will not have enough oxygen supply, as per their statement in the newspaper, around 6 o'clock in the evening the tanker was supposed to arrive. Why did you not inform anyone? You let 20 people die before you started making calls. उन लोगों को जो थोड़े से स्टेबल थे, मतलब जो लोग नहीं थे स्टेबल, आपने उनको जाने दिया. आपने कोशिश भी नहीं करी कि आप उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करो. हम कुछ कर पाते नहीं कर पाते, वो एक सेपरेट स्टोरी है. बट एक चांस हमें मिलता, वी वर इवन रॉब्ड ऑफ दैट चांस. Absolutely. I think amongst everyone, I was the first one who had seen what you had posted, when it had happened with your father. And I was telling so many other people that imagine, we are very privileged with, our mother had insurance. That time nothing, yeah. बहुत मुश्किल है, job करना, घर का rent देना. She just got married 6 महीने भी अगर actual में आप date 6 महीने क्या? It's just been January. 6 months. She got married on 15 January. It's not even been 6 full months that she's been married. And then going through this, and then when I read your post, I still feel कि हमें फिर भी बहुतों से बहुत अच्छी एक कोशिश करने के लिए मिली. बहुत लोगों को तो वो भी नहीं मिल रही है. People who are dying जिनका कोई record नहीं है. I know. They're dying really uncounted bad. and They're dying abandoned. Uncounted. The numbers that are being fudged. Yep. Numbers are not being reported correctly. Deaths are not being reported accurately. It's really sad. I can't believe we're living in such a country जहाँ पे एक basic health care जो एक Right to life है. Right to life, we don't have guaranteed that. by the constitution. आपने वो छीन लिया on your whims and fancies. Probably आपको लगा कि it's more important to save our administration than saving lives. And I strongly feel had it not been 20 deaths that night, again we don't know the accurate number, there could have been more. शायद ये सामने नहीं आती बात कभी. वो कवर अप कर जाते, 2-3 डेथ्स होती, शायद नहीं ऐसे सामने आती ये चीज़.
And there are families that we have spoken to who had oxygen cylinders at their home. Yes, families had cylinders at their place. So people could have saved lives. Absolutely. Who do you blame? Do you blame the hospital? The hospital head blames the Delhi government blames the central government, and this way the buck keeps getting passed. Who do you as daughters blame? For us, it is the hospital. We had admitted her to the hospital with the faith that you are doctors, you're supposed to save lives. आपको रेमडेसिविर चाहिए था, आपने हमें बोला. आपको प्लाज्मा चाहिए था, आपने हमें बोला. हमने लाके दिया ना. सब कुछ So if you have any issue in terms of anything which is you don't have, aren't you supposed to inform us? How old was your mom? 56. Very young. She was a school principal. She is a working lady. She was a working lady. She has been working for 25 years. She was working with the school for the past 11 years. And I mean, you just rob a person of their life. You rob a family of everything. For you, it might just be statistics and numbers. As in for the doctors, it might just be statistics and numbers. But what they don't realize is that their carelessness or callousness has led to a lot of families being broken. Absolutely. Being broken, and on top of that, they changed the time of death. That's the why is that? I'll tell you what. So we had reached by 11:15. By 11:30, I'll tell you something very strange. So the hospital did not allow, when we used to go as well, in the ICU, they used to allow only one person. So we all three were there. So the guard said only one can go up. I went up. There also I told the guard that I am the attendant of Seema Avasthi. I need to treat the doctor and ventilator पे क्यों डाल रहे हो, क्या है? So then the guard must have informed the doctor. I waited for 10-15 minutes. He did not come out. The guard again came and told me आप अपनी family से किसी gents को बुलाओ. अच्छा. Fought with him then कि भैया आपने क्या करना है? मैं attendant हूँ, ventilator पर डालना नहीं डालना, I will decide. Gents ladies का आपने क्या करना है? His reaction was मैं तो guard हूँ, मेरे को doctor ने कहा, मैंने आपको बता दिया. So then I called my husband up. It was around 11:26 when I called him to come up. And that is when the doctor told him that your mother-in-law has expired. However, this is around 11:30. Our official records from the hospital say that the death was 24th night, 12:06 a.m. The reason they did this, if they staggered the timing of death for all the patients, they don't have to say oxygen. It's related to the oxygen interruption. Absolutely. Otherwise, it would all be at the same time. True. Yes. What would be justice for you now? Your mom's not going to come back, but there has to be some sense that her death was not in vain, right? What should happen that would at least make you feel that there was justice? Being very honest, it's very easy to say, put doctors behind bars, do this, do that. It's a vicious circle. It's not just doctors alone, it's a vicious circle. Hopefully something can happen, whereas there is some sort of law, there is some sort of fear, that this doesn't get repeated. Why did hospitals start raising SOS after Jaipur Golden's incident? Only because there was this slight fear. Yet after that, Batra Hospital twice in 2 weeks lost people due to shortage of oxygen. And even a doctor died in Batra. Even a doctor died, a very senior doctor. In Goa, we lost 75 people due to shortage of oxygen. So this is still rampantly happening. You keep on murdering people and then you are not being held accountable. We are not saying that somebody should do time in prison, but there should be something concrete, some reform. Yeah. Some sort of fear that, if we fail to do this, we will probably lose our license or something like that. And the word you hear most often from families that we've been meeting who lost their loved ones at Jaipur Gold is murder. And even if you don't call it murder, because murder needs intent, it is at the very least culpable homicide, right? Because these families did not die from COVID. They died quite simply because of a failure at multiple levels, at the level of the hospital, at the level of the governments to provide that oxygen, and the failure of the hospital to even inform the families that there was a problem in the oxygen supply. That is what we're hearing from family after family. मेरा नाम सुनीता गुप्ता है, मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर सतीश गुप्ता था। उनकी जयपुर गोल्डन से इलाज चल रहा था और 23 अप्रैल को कोविड की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई। A little away, the devastated family of Satish Kumar cannot forget that fateful night when people were screaming and running with oxygen cylinders. They say the hospital stated cardiac arrest as the cause of his death, but the real cause of death was interruption in oxygen. The family alleged that the doctors were dismissive and didn't take care of him.
They say they had faith in the hospital when Satish was admitted, but the hospital has let them down. A sense of hopelessness has completely gripped them. सुनीता जी, कितने दिन तक आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में रहे? 11 दिन तक। अच्छा, और आप उस रात 23rd की रात को आप उनसे मिले? मिलने हमने जाने नहीं दिया बिल्कुल भी। हम गए तो थे मिलने के लिए रोहित और मैं, तो हम घूमते रहे इधर उधर। उन्होंने बोला नहीं जाओगे नहीं जाओगे, नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। मैं पीपी किट पहन के भी जाने लगी, नहीं जाने दिया उन्होंने। फिर मैंने रोहित को बोला रोहित डॉक्टर से बात कर ले। फिर इसने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला कि अब तो पहले से ठीक है और किडनी की रिपोर्ट ठीक आई है, कल्चर की रिपोर्ट थोड़ी ठीक नहीं है, एंटीबायोटिक बढ़ा दी है, 2-3 दिन तक रिजल्ट आ जाएगा। उस दिन क्या फ़ोन पे या किसी और फॉर्मेट पे बात हो पाई? फ़ोन पे तो हमने कभी बात ही नहीं करी, हमसे करवाते नहीं थे, ना वो करते थे और ना हमने कभी करी फ़ोन पे बात। जब से गए थे तब से आए तब तक। पर डॉक्टर्स ने कहा बेटर हो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस रात कितने बजे आप लोगों को फ़ोन आया कि एकदम से डेथ हो गई है? नहीं, हम तो वहाँ से फिर 5 बजे तक हम वहाँ से वापस आ गए। घूमते रहे अंदर बाहर ऊपर नीचे हम घूमते रहे। डॉक्टरों से हमने बात करी, जो मेन मनीष थे उनसे हमने बात करी रोहित ने, तो उन्होंने कहा बेटर है। फिर हमने कहा अब क्या करें, जाने तो दे नहीं रहे, तो हम आ गए 5 बजे। उसके बाद फिर 9 बजे मैंने बात करी, फ़ोन रिसेप्शन पे मिलाया। हम रोज़ ही कर लेते थे रिसेप्शन पे बात, कोई उठा ही नहीं रहा था। फ़ोन उठाते थे रख देते थे, फ़ोन उठाते थे रख देते थे। मैं इससे बात करवाती थी रोज़ 10 बजे फ़ोन कर ले एक बारी रिसेप्शन पे, तो किसी ने नहीं फ़ोन उठाया। आवाज़ें आ रही थी वो जोर जोर से। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा रुचि तो बहुत बात करके देखो फ़ोन पे, वो तो आज बात ही नहीं, उठा ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे कुछ भी। उसने भी बहुत फ़ोन मिलाए 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10:30 बजे तक कहती रही मम्मी आप टेंशन मत करो, मम्मी आप टेंशन मत करो, मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई बात ही नहीं कर रहा था वहाँ। और उसके बाद फिर पता नहीं किसी बंदे ने बोला हरिओम हरिओम, ऐसे आवाज़ें आ रही थी बस, और बहुत जोर से आवाज़ें ही आई जा रही थी। रुचि मुझे बार बार बोल रही थी। किस तरह की आवाज़ें? आवाज़ें पता नहीं, ऐसे मशीनों की, अलार्म की, इसी चीज़ की जोर जोर से बहुत आवाज़ें आ रही। आपको पीछे से आवाज़ आ रही थी? अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से ये उन्होंने नहीं माना कि कॉज ऑफ डेथ वाज द इंटरप्शन इन ऑक्सीजन। तो आज इसको लेकर आप रोहित एज अ सन आप क्या महसूस करते हैं? गुस्सा? बहुत ज़्यादा गुस्सा है हम लोगों को तो ये लगता है कि अगर दे शुड हैव इन्फॉर्म अस, चाहे हम दूसरे हॉस्पिटल से कहीं उनको ट्रांसफ़र करते या फिर हम ऑक्सीजन कहीं अरेंज करते। अगर ऑक्सीजन उनके पास 5 बजे से 6 बजे तक ख़त्म थी तो दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस, या वो पेशेंट्स को डिस्चार्ज करते कि हम नहीं रख सकते, आप कोई और हॉस्पिटल देख लो या आप ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर लो। हम ऑक्सीजन लेके चले जाते हैं, कुछ तो करते, हम पता तो कोशिश तो करते अपनी। तो इन्होंने कभी नहीं आपको बोला कि ऑक्सीजन कम है? हमें तो कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने कार्डियो ट्रैक लिखा है, कार्डियो वाले डॉक्टरों को बहुत बार चेकअप हो गया, उन्होंने कोई बीमारी नहीं है, बहुत चेकअप हो गया उनके, तो वो बिल्कुल भी बीमारी नहीं थी। पहले की रिपोर्ट देखो आप, थोड़ी सी हालत खराब थी, ठीक हो गए थे वो 2-3 बार। हमने ये था कि इन्होंने हाथ वगैरह बांध दिए थे, हाथ पैर बांध दिए। एक दिन मैं खुलवा के आई हाथ पैर, फिर दोबारा बांध दिए थे। मींस वो क्योंकि कह रहे थे कि वायलेंट हो रहे हैं, वो हाथ भी बांध देते थे, पैर भी बांध देते थे। उन्होंने मेरे से एक्चुअली बांधा? हाँ जी, हाँ यूँ बांध देते थे। उनके पास वो होते थे कुछ बांधने के। बट वाज ही गेटिंग वायलेंट? अब ये तो नहीं, यू डोंट नो। हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ, हमारे सामने तो वो यही कहते थे। इन्होंने मदर को मेरी अलाउ करा, फिर मेरी मदर पीपी किट पहन के आईसीयू के अंदर जाती थी 3 बार मैं जाती। तब उनको बोला, तब ही कि मेरे को पानी भी नहीं देते, और पानी देते इतना गंदा है, मेरे को बिस्लरी की बॉटल्स ला के दो। फिर हम वहाँ से बिस्लरी की बॉटल्स और फ्रूटी रख के आए, वो रख के आए। उसके बाद भी वो पिलाते नहीं थे, जब कुछ भी नहीं पिलाते थे, वो खाना भी नहीं खिलाते थे, मैं दे के आती थी। घर से खाना लेके अंदर आईसीयू में लेके जाते थे, और हम खुद खिलाने की तो कहते थे हम खिला देंगे अपनी मर्जी से, हमें पता है क्या करना है। और जैसा सामान मैं रख के आती थी ना जहाँ पे, वो सामान वहीं की वहीं पाता था, लेकिन वो नहीं खिलाते थे कुछ भी। तो रोहित,
अब आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए? हॉस्पिटल ही कोई लेनी चाहिए, अगर जो भी है एटलीस्ट कुछ भी, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि प्योरली उसी की वजह से है, लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ें उनको एज अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो देना चाहिए। और वो आगे सरकार को कहेंगे कि इन्होंने हमारी सप्लाई बंद कर दी, तो आप एज अ फैमिली आप तो हेल्पलेस पड़ गए ना। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो वही है ना, आप किसको बोले, गवर्नमेंट को बोले, हॉस्पिटल को बोले, हम लोगों को हम तो देखो पहली बार हॉस्पिटल में गए थे, आईसीयू में पहली बार गए थे, हमारे तक आज तक हम कभी गए नहीं, कोई भी बंदा हमारे घर से, पूरी फैमिली में हमारे में कोई हमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था कि वहाँ पर क्या होता है कैसे होता है। हम तो उनके भरोसे पे सब कुछ छोड़ के आ गए थे कि ये ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। आखिरी दिन तक मुझे विश्वास था ये ठीक हो जाएंगे। और आप ये देखिए कि मेरी मदर को हमें थोड़ी पता अंदर जाना, फिर भी मेरी मदर पूरे दिन में 3 बार अंदर जाती थी। 3 बार क्या मुझे जाने देते? मैं तो पूरे दिन बैठ के भी वहाँ सेवा कर लेती, मुझे करने तो नहीं देते थे ना, जाने ही नहीं देते थे मुझे। नहीं आप नहीं जाओगे, आप क्यों जाते हो, आप क्यों जाते हो, आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना। लड़ाई कर करके जाते थे वहाँ पे, जबरदस्ती हम चले जाते थे। और उनको बाद में यही प्रॉब्लम होगी कि अंदर आते तो इनको पता चलता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जाने ही नहीं दिया, फिर हमें अलाउड ही मना कर 2 दिन में उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। फिर बाद में अब आपके लिए इस समय जस्टिस क्या होगा? जस्टिस जो एक्सपीरियंस हमें हुआ एटलीस्ट और किसी को ना, और इनका पूरा जो भी इनके साथ स्ट्रिक्ट में जो भी कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से हॉस्पिटल, ताकि जो हमें हुआ है वो और किसी को तो ना हो एटलीस्ट। बहुत बुरा करा, हम पूरे विश्वास के साथ छोड़ के आए थे, हमें तो यही उम्मीद थी ठीक हो जाएंगे, नहीं तो हम घर में ही कर लेते। ऐसा पता होता तो घर में ही रख लेते, घर में कम से कम अपने आप से तो करते, कुछ भी करते, थोड़ा ज्यादा जो भी करते। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ज्यादा हम तो इसी विश्वास पे छोड़ के आए थे ना कि भाई वहां पर ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे जी। In grief and anger over the death of their loved ones at the Jaipur Golden Hospital, the affected families have come together. It all started with a WhatsApp group by the relatives that eventually culminated in a resolve to jointly fight for justice. They have now moved the court. Why do you think you were not informed on time? You know that there was a crisis in many hospitals. It was not just this particular hospital. There was an overall shortage of oxygen in the hospitals. But what makes you feel that you were not kept informed fully? So, sir, I think maybe they were maybe the management thought that the whole situation they will not be able to contain it. Maybe or maybe they had the instructions from the government that this is the protocol that you have to follow, because when the family started reaching the hospital that night, there were 2 or 3 buses already from the CRPF police who were already stationed outside the hospital. So even before informing the families, if the police was already informed, I'm sure the government was informed too, because when the tanker did not reach the hospital, they were already, there were SOS calls as well. So they knew, and they had sent the police as well. So now, if the police is the responsibility of the central government, Delhi government knew about it, central government had sent the police, so it knew about it. So now, they were already they were actually containing the situation with the help of the government, but they did not involve the families because they did not even want to save the patients. ये मेरी मदर है जो पिछले महीने घूमने गई थी, शी इज़ वेरी एक्टिव। ये 8 तारीख को एडमिट हुई थी, 23 तारीख को उन्होंने मार डाला ऑक्सीजन ख़त्म करने के से, और जो कि डेथ सर्टिफिकेट में गलत लिखा है। और मेरा एक सरकार से भी और बलूचा जी से भी एक सवाल है, जब आपकी गलती की वजह से अगर हमारे बंदे गए हैं तो हमने उसके बाद भी आपने कैसे पैसे मांगे हमसे? A sense of loss that will never go. Sonali lost her mother Nisha Goel when oxygen ran out in the hospital. She says she visited her mother every day in the hospital. Neha never missed to send the family her selfies from the ICU. They say hospital removed her personal attendant without informing them. The family says before her death, her condition had improved a lot.
They say the hospital didn't tell them about oxygen shortage. They heard it from others. They say they were never informed about the oxygen shortage. The cause of the death given by the hospital was respiration failure. मैं सोनाली गोयल, ये मेरी मदर निशा गोयल। 8 तारीख को हमने एडमिट कराया था। 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। ऑक्सीजन उनकी टेस्ट कराया था, लंग्स इन्फेक्शन आया था थोड़ा, फिर ऑक्सीजन 86 आई। 8 तारीख को हमने एडमिट कराया जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में। उसके बाद वहाँ पे एडमिशन मिला। पहले तो उन्होंने रूम में रखा, फिर वहाँ से उन्होंने उसी इमीडिएटली शाम को फ़ोन आता, पर जैसे हम ऊपर आईसीयू में गए हमने इस तरह से अपनी माँ को देखा। मैं मतलब इतना देखकर हैरान थी कि उन्होंने क्या करा। उनको देखकर पता चल रहा था कि वो नहीं, उसको गए हुए बहुत टाइम हो चुका है। उस ठंडी पड़ी हुई थी बिल्कुल। मेरी वहाँ पे जूनियर डॉक्टर से लड़ाई। मैंने कहा पहले राजीव गोयल जो भी इस समय डॉक्टर है, पहले मुझे नर्स ने कहा वहाँ पे राजीव गोयल है। मैंने कहा आप राजीव गोयल को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद कहा नहीं वो अब नहीं है। तो मैंने कहा कोई भी डॉक्टर होगा मुझे उनसे मिलाओ, मैं जानना चाहती हूँ इस समय हुआ क्या था। जब मैं थोड़ा सा चिल्लाई तो वो आए, फिर उन्होंने कहा था हाँ जी मैम बताइए। मैंने कहा सर एक बात बताओ ये कितने बजे हुआ? कह रहे सर मैम ये अभी अभी हुआ। मैंने कहा उनकी बॉडी टच करके देख सकते हो कि उनको अभी अभी हुआ? मैंने कहा अगर मैं अपनी माँ का पोस्टमार्टम कराया ना, साफ पता चल जाएगा यकीन उसको गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, पूरी अकड़ चुकी थी जैसे। और वो कितनी तकलीफ में गई है ना, उनको देखकर लग सकता है, पता चल रहा था उनको देखकर। उसके बाद मेरी काफ़ी लड़ाई हुई। जब मैं उनको लगा कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, उन्होंने बाउंसर बुलाए उसी जगह। मैंने कहा मैं लड़ाई करने नहीं आई, बस मुझे ये जानना है कि वहाँ पे हुआ क्या था। तरस नहीं आया जरा सा भी। झूठ बोल के यूँ कह रहे 10 मिनट पहले बन गया, 6 घंटे पहले। हमारी हिम्मत नहीं इसको बताने की, हॉस्पिटल में था। 100 बंदे मारे, कह रहे 25 मारे। ऐसे कह रहे जैसे गाजर मूली जानवरों वाली हालत करती बिल्कुल ही। पैसे भी ले रहे, चलो भैया पैसे ले लो, जिंदा तो छोड़ दो। लोग ऐसे कर रहे हैं बताओ। और फिर ऊपर से हमसे लड़ रहे हैं, कह रहे बॉडी नहीं देंगे तुम्हें। सोनाली, आज हम उसी हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं जहां आपकी मदर की डेथ हुई, और आपके लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा हॉस्पिटल वापस आना। आपके मन में आज जो इमोशंस हैं, आई वांट यू टू टॉक अबाउट दैम। पता मैम, हम ना निशा गोयल 8 तारीख को एडमिट करा था। 86 ऑक्सीजन थी, चल रही थी, परफेक्टली चल रही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो। लंग्स में इन्फेक्टेड है। 8 तारीख को एडमिट कराया था। डेली 8 तारीख से लेकर 23 तारीख तक हम डेली सुबह शाम, मेरा भाई और मैं दोनों आते थे, क्योंकि मम्मा हॉस्पिटल का खाना नहीं था। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम का सूप सब लेकर आते थे। हम हर टाइम नहीं आते थे, उनसे मिलते भी थे, अंदर आईसीयू में जाके मिलते थे। वो अगर बीमार होती, रोज़ हमें सेल्फी से अपनी फ़ोटो खींच के अंदर आईसीयू से खुद भेजती थी कि मैं देख आज ठीक हूँ, आज ठीक हूँ। उनका आता भी था। 23 साल उसके बाद हमने उनके लिए पर्सनल अटेंडेंट रख रखी थी कि स्पेशल टेक केयर हो जाए उनके लिए। अंदर उनको खाना खिलाना, उनको गर्मी लगती थी, हवा करना, सब कुछ। इन्होंने अपनी मर्जी से 21 तारीख को अटेंडेंट हटा दी, और बिना हमारी इन्फॉर्मेशन के। जब मैं दिन में आई, मैंने कहा वो अटेंडेंट को बुला, तो कह रहे वो तो है नहीं। मैं नीचे हाउसकीपिंग में आके लड़ाई हुई मेरी, आपने किस बेसिस पे हटाई मेरे बिना इन्फॉर्मेशन की? मुझे कह रहे कोविड केसेस, स्टाफ कम है कुछ है। जब पैसे आप मेरे से ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन भी आप मुझे दोगे। मुझे तो ये लग रहा था मेरा बंदा ठीक है, उसको मैं सुबह से उनको फ़ोन करी, कोई नहीं आया। फिर उसके बाद 23 तारीख को मैं अपनी पूरे दिन में हॉस्पिटल में थी। मैं 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक हॉस्पिटल में थी कि मैं आज डॉक्टर से भी मिलूंगी, मैं आज नर्स से भी मिल के जाऊँगी। सब कुछ ही था। मैं शाम को 4:30 बजे मम्मी से मिलकर आई हूँ। जैसे ही मैं अंदर गई ना, मम्मा कहती आज मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है, और वो बोल रही है कि मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। खाने में ऐसे मत करा करो। आधे घंटे में उनसे मिलकर आई हूँ। मैं खुश थी कि आज वो ठीक है, चलो ठीक है। मैं घर आ गई। शाम को मेरा भाई आया 6:30-7 बजे। वो ये कहता है कि भाई मुझे अंदर नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ क्रिटिकल हो रहा था कि गार्ड ने कहा अंदर नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे ख्याल आपको याद भी आ रही है ना उस दिन की? एक तो आगे गई थी, एक पहले चली गई थी। एक सिस्टर मम्मी के पहले भी एक्सपायर हो चुकी है।
सब तरीके से उसने करा। 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन लाया, प्लाज्मा लाया, पैसे दिए हॉस्पिटल वालों को, स्टाफ को अलग कि भैया ठीक रखें, ठीक। सब कह रहे थे ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। रात को 1 बजे फ़ोन करके कहते हैं कि आपकी मम्मी नहीं रही। फ़ोन करके सिर्फ हॉस्पिटल बुलाया, यहाँ के कहते मम्मी नहीं। इन्होंने थोड़ा बोला तो बाउंसर आके इनको कहते तुम्हारी भी आवाज़ बंद कर देंगे। ऐसा बोला? हाँ। रात को मेरी एक मिनट आप बताइए। हाँ। पूरी रात को फोर्स आई हुई थी यहाँ पे पुलिस की। और जब इन्होंने आपको ये रात को फ़ोन किया तो इन्होंने कुछ ऑक्सीजन के बारे में बोला? नहीं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं? सीधा हॉस्पिटल आ जाओ आप। और यहाँ के कहते हैं आपकी मम्मी नहीं रही, अभी 10 मिनट पहले ये एक्सपायर हो गई हैं। तो हमने बॉडी जब देखी तो वो पीली पड़ी हुई थी, बिल्कुल ठंडी। कोई भी बॉडी अगर एक्सपायर होती है 3-4 घंटे टेम्परेचर उसका सेम रहता है। वो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, जैसे 7-8 घंटे पहले एक्सपायर कर दिया गया। Jaswinder lost her husband Inder Mohan to oxygen shortage. She says they could have easily arranged oxygen, but they weren't informed about the oxygen shortage. It's not a natural death, she says. Death by oxygen isn't same as COVID. Jaswinder says they were made to buy an injection for 55,000 rupees. She feels the fault lies with the hospital, which hasn't even issued an apology. The family says no cause of death was given in the death certificate. तेईस अप्रैल को रात मैंने उनको थोड़ा कस्टर्ड खिलाया। उसके बाद हमारी आपस में बात हुई। वो बिल्कुल ठीक थे। 91-92 उनकी सैचुरेशन आ रही थी। 92 पे आप ऑक्सीजन की सैचुरेशन छोड़ के आए थे? हाँ जी। उसके बाद मेरे बेटे के साथ उन्होंने फ़ोन पे चैट की है, मेरा फ़ोन पकड़ के। अच्छा। ये उनके हाथ से हुई ये चैट है? हाँ जी। वो कह रहे हैं कि की गल है। हाँ जी। हाँ, ये देखिए। और जीएसटी के बारे में कोई बातचीत हो रही है? हाँ, उसने कहा मैं 1 दिन के लिए जीएसटी भरने के लिए घर आया हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने ये देखो नीचे लिखा, ना समझ आए मेक सेम सेल प्लस 5% ऐड। उसको समझाया है, बिल्कुल होश आवास में थे। और ये बेटे के साथ उन्होंने चैट की, वो बिल्कुल ठीक थे। आगे से बेटे मतलब बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे थे जीएसटी के। हाँ अच्छा, बिल्कुल ये उसी रात है? हाँ, ये वही रात है जिस रात उनकी डेथ होती है? हाँ जी। अकाउंट्स का काम वो खुद करते थे। हाँ। तो लेकिन पहली बार बेटा कर रहा था। देखो बेटे को समझा रहे हैं। अच्छा। ये करीब 8:50 की बात है जब वो बिल्कुल ओके थे। 9:15 बजे मैं वहाँ से आई हूँ, बिल्कुल उनको ठीक छोड़ के। और 1:30 बजे के करीब फ़ोन आ जाता है। लेकिन डेथ तो शायद उससे पहले ही हो चुकी थी। जब हमने अगले दिन ऑक्सीजन का सुना कि 9:55 पे ऑक्सीजन ख़त्म हुई है, इट मीन्स डेथ तो। और मैं यहाँ देख रही हूँ बिल्कुल 9 बजे तक नॉर्मल बात चल रही है जीएसटी पेमेंट्स को लेकर। हाँ जी। बिल्कुल। और दूसरा आप बता रहे थे कि एक इंजेक्शन आपको लेने के लिए बोला। हाँ जी। ये भी उसी दिन की बात है कि उसी दिन की बात है? देखो हॉस्पिटल के लेटर पैड के ऊपर ही है। ये इंजेक्शन का नाम है। उन्होंने मुझे ये इंजेक्शन लाने के लिए बोला था। जो आप कह रहे थे 55,000 रुपीज का इंजेक्शन। 55,000 का इंजेक्शन है। गुनप्रीत, आप उस लास्ट नाइट जब आपकी फादर से बात हुई, क्या बात हुई? मेरी उनसे वीडियो कॉल हुई। मम्मा जाते थे दिल्ली और मेरी एक बारी ज़रूर वीडियो कॉल पे बात करवाते थे उनसे। और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बात करी। वॉज कॉन्शियस, जैसे सीरियस नहीं थे, बिल्कुल भी लग रहे थे। और रिपोर्ट्स के बारे में भी बात हुई तो मैंने पूछा पापा आप ठीक हैं? तो वो कहते हैं मेरा एक्सरे का रिपोर्ट भी 80% तक ठीक आ चुका है। और जो TLC 11,000 होना चाहिए वो भी 15,000 आ चुका है। So he was sounding cheerful. Really cheerful and his voice was absolutely fine. So who do you blame when the hospital says that it ran out of oxygen? Do you blame the hospital? Do you blame the government? Who do you blame? Obviously हॉस्पिटल पहले नाम आएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो रही है तो वो हॉस्पिटल का लैक है। तो हॉस्पिटल में अगर मेडिसिन जो पहली है उस कोविड पेशेंट पे वो ऑक्सीजन ही है। आप उस दिन 55,000 का इंजेक्शन मंगा रहे हैं और आपको ये पता है कि आपकी ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, तो आप वो अरेंज कराने के बजाय आप पेशेंट को ये भी तो बता सकते थे कि आप ऑक्सीजन की अरेंजमेंट करें, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म होने से तो डेफिनेटली वो 1 मिनट से भी ऊपर नहीं निकाल पाएगा पेशेंट। But the hospital insists that it stands by its explanations and would not comment further on a case which is sub judice. Sir, we're doing a story on these, oxygen shortage cases.
You know, when in April so many cases happened in your hospital as well. Now, some of the patients have approached us. They've told that they were not informed well on time that there's a shortage of oxygen. They could have arranged their own cylinders at that time. What do you have to say about that? See, that thing, everything is now, it is in the High Court. Right. You may be subjudice, whatever we have to say, we tell the Court of Law. So you won't be able to make a comment on that because the case is subject? I should not. I had made already comments. Earlier comments, I stand on that. Okay. And also they're saying that once the discharge certificate was given, it was not shown that they passed away because of oxygen shortage. Sir, there is nowhere in the world that this kind of reasoning is given. Okay. Anything further you need to add on this? No, sir. Thank you so much. मेरा नाम गौरव गेरा है। मेरे फादर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे 12 तारीख को, एंड मेरी मदर भी सेम 2 दिन बाद अम्बेडकर हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। दोनों को सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। हॉस्पिटल में एडमिट कराया, दोनों ठीक हो गए थे। छुट्टी होने वाली थी दोनों की। 1-2 दिन बाद छुट्टी हो ही जाती, डॉक्टर ने बोल ही दिया था। पता नहीं 23 की नाइट को क्या हुआ, अचानक से कॉल आता। मम्मी की डेथ मेरी आंखों के सामने हुई, एंड मेरे फादर के लिए मैं घर आता हूँ तो मेरे फादर के हॉस्पिटल से कॉल आता है 1 बजे कि एक बार हॉस्पिटल में आ जाओ। मेरे चाचा जी के पास कॉल आता है कि हॉस्पिटल आ जाओ, पर बात करनी है डॉक्टर को कुछ। हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ आके पता चलता है, क्या कहते हैं, आपके फादर की डेथ हो गई है। Chiranjeet lost her battle to COVID in the Jaipur Golden Hospital. The family mortgaged the auto rickshaw they owned to clear the bills of the hospital and to buy Remdesivir injections. The family says they were not informed by the hospital about oxygen shortage, nor did the hospital acknowledge the death due to that. गौरव, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस हॉस्पिटल में वापस आना आज, क्योंकि आपके फादर की यहाँ डेथ हुई और आपकी मदर एक दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी भी डेथ हुई। आपके दोनों पेरेंट्स की जान गई। बताइए यहाँ पे क्या हुआ? मैम, मेरे पेरेंट्स दोनों ठीक थे, दोनों के दोनों। फादर से मिलके गया हूँ डेथ से 3 घंटे पहले, 3-4 घंटे पहले। बेड पे अच्छे वाले बैठे हुए थे, सब कुछ था। डॉक्टर मेरे को डॉक्टर पवन से मिलता था। वो डॉक्टर उस दिन के बाद हॉस्पिटल में ही नहीं मिले। डॉक्टर पवन नाम है उनका। एंड वो मेरे को कहते थे पूरे वार्ड में जितने ही पेशेंट है आपके फादर उनसे ऑल वेल, मतलब खाना भी उनसे अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ है, पहले से बेटर फील है। मतलब उनका पहले 100% ऑक्सीजन लेवल की नीड थी, ऑक्सीजन प्रेशर की, जो दे रहे थे 100% पूरा। फिर धीरे धीरे उनका 80% लेवल पे आए। वो कह रहा है 1-2 दिन में उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। मेरी लास्ट टाइम जो बात हुई है, लास्ट टाइम से 1 दिन पहले ही बात हुई है, तो डेथ से 1 दिन थोड़ी देर पहले भी उन्होंने कहा कल आपके 1-2 दिन बाद आपके फादर नॉर्मल वार्ड में चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, फिर 1-2 दिन बाद आप घर ले जा सकते हो। ऐसे ही मेरे मॉम के साथ सेम उन्होंने बोला। अचानक से 1 दिन में ऐसा क्या हो गया, मैं डेली पूछता था कुछ नीड हो बता दीजिएगा। 4-4 बजे कॉल आता था मेडिसिन के लिए, सब चीज़ों के लिए। मैं पिक करके मैं कहता था उनसे मॉर्निंग में दे दीजिए, अभी नीड है। तो कहते थे कोई नहीं, मॉर्निंग में 11 बजे तक अवेलेबल करा दीजिएगा। मैं परचेज करके देता था इन्हें। रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो मार्केट में कहीं पर नहीं है, इंडिया में नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक वाले ले रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा मैम। 4000 रुपये का इंजेक्शन है, मैंने 50-50 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन लिया। वो 6 इंजेक्शन मैंने डॉक्टर को ला के दिया, राजीव गोयल को। उन डॉक्टर ने कहा मुझे कहीं से भी ला के दो, ये आपके हेडेक है। मैंने परचेज करके दिए। एक इंजेक्शन और था, वो भी ले लिया था। वो बाद में मैंने रिटर्न दे दिया, क्योंकि डॉक्टर का नाम नहीं पता। उन्होंने मुझे बोला नहीं इसकी नीड नहीं है, वो रेमडेसिविर से हो गया काम। सब कुछ करने के बाद मेरे फादर सब कुछ ठीक थे। अचानक ऐसा उस दिन क्या हुआ, जो मिलके भी गया हूँ मैं, वो मुझे कह भी रहे थे लास्ट टाइम, मुझे छुट्टी करा के घर ले चल बेटा, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मैं उस रात के बारे में पूछूंगी, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी कि कितने सिक्योरिटी गार्ड्स, आप देखिए कितने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे एकदम से आ गए हैं देखने के लिए कि हम लोग क्या शूट कर रहे हैं। और आप पीछे भी देख सकते हैं। और यहाँ के जो फैमिलीज हैं वो यही सवाल उठाएंगे कि जिस दिन हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, जिस दिन एक इंटरवेंशन की ज़रूरत थी, उस दिन तो नहीं आई। अब आप देख लीजिए 10-10 लोग यहाँ सिक्योरिटी की यहाँ खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं हमें रोकने की कि हम यहाँ क्यों शूट कर रहे हैं। लेकिन हम अपने सवाल ज़रूर उठाते रहेंगे। और हम यहाँ गौरव से बात कर रहे हैं, और गौरव के दोनों ही पेरेंट्स दे डाइड। उनमें से उनके फादर यहाँ थे। गौरव, उस रात के बारे में बताइए, क्या हुआ? आप कितने बजे अपने फादर से मिले और उस समय उनके क्या हालात थे? मैं 23 तारीख की शाम को 7:30 से 7:45 बजे के बीच यहाँ पर था, आया था मिलने फादर से। मॉम के हॉस्पिटल से मैं यहाँ मिलने आता था डेली। रिक्वेस्ट करके अंदर जाने देते थे। SICU में थे मेरे फादर, 1st फ्लोर पे। वहाँ कोट पहना के मेरे को अंदर जाने देते थे। मिल के आया हूँ, सब कुछ ठीक थे, अच्छे वाले बैठे थे मेरे से। पहले तो बात
मतलब 7-8 दिन से मुझसे बात भी कर रहे थे। पहले स्टार्टिंग में 1-2 दिन बात नहीं कर रहे थे। 11 तारीख को मैंने यहाँ पर एडमिट कराया था फादर को अपने। 2-3 दिन कंडीशन क्रिटिकल रही, फिर उसके बाद लेवल नॉर्मल आ गए थे वो। डॉक्टर ने भी बोल दिया था नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बड़े वाले मास्क से छोटे वाला मास्क लग जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं, आप घर ले जा सकते हो 1 दिन में। मैंने उनको बोल दिया ओके। मेरे फादर मेरे पीछे पड़ रहे थे, बेटा छुट्टी करा ले, छुट्टी करा ले। मैं कहा नहीं पापा, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक नहीं कराऊंगा छुट्टी में। फिर मैंने कहा उनको, मैंने जब भी उनसे मैंने डॉक्टर कह रहे हैं टेंशन लेते हैं, मैंने उनको अपनी कसम दे के मैंने कहा टेंशन मत लो। मैं किस चीज़ की टेंशन, कह रहे हैं वो घर बार देखना पड़ता है, कितना खर्चा कर रहा है। पर उस समय आपने, उस दिन आपने लास्ट डे पे अच्छी तरह से बात की फादर से? बिल्कुल मैम, ऑल वेल थे, बिल्कुल अच्छे। मेरे को अगर वही है ना लास्ट टाइम अगर मुझे पता होता है सब, तो मैं वीडियो कहते हैं ना माइंड में कुछ नहीं आता था जब कुछ होना होता है। ऐसे मेरी मॉम के साथ हुआ, वो भी अच्छी भली थी, खाना खिलाया बड़े भाई ने, सब कुछ किया। बस अपनी छोटी सिस्टर को मैं घर छोड़ने गया हूँ, 10 मिनट में आना जाना किया मैंने, और मैं हॉस्पिटल आया हूँ तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया आपकी योर मदर इज नो मोर। और मेरा भाई वो रो रहा था बहुत। आप एक बात बताओ, हम मतलब आज हॉस्पिटल वापस आने में मैं मन ही नहीं कर रहा था हॉस्पिटल के नाम से तो वापस आने का। बहुत अजीब लग रहा होगा ना? कुछ तो करना पड़ेगा ना, मॉम डैड जब इतना सब कुछ होगा तो मुझे तो कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा ना उनके इंसाफ के लिए। One house, one family, one city, but questions that are there before an entire nation and are actually questions that go straight to the heart of morality, public health and accountability. What all of these families say is the same thing. When someone dies because oxygen supply was interrupted to the hospital, that cannot be called a COVID death. That cannot be called a pandemic fatality. That is murder, or at the very least culpable homicide. And the question is, will heads roll, and whose heads should roll? It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.